विश्वकर्मा न्यूज में सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। आज हम बात करेंगे श्रीमान गिरधारी लाल जी जांगीड़, कर्नाटक से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, विश्वकर्मा न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। एक हम कार्यक्रम चला रहे हैं, विश्वकर्मा न्यूज से कार्यक्रम चल रहा है, रूबरू कार्यक्रम। उसके तहत हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय के बारे में बताएं। मेरा नाम गिरधारी लाल जांगीड़ है। मेरा नेटिव प्लेस जयपुर दिल्ली हाईवे पर चारनवास गज्जा जी है। बाद में हम जयपुर आ गए। मेरे बच्चों की सबका एजुकेशन यहाँ जयपुर में हुआ है। 1988 के अंदर मैं बिजनेस के सिलसिले में गोवा चला गया और 2011 से मैं बेंगलोर चला गया। मेरा रनिंग बिजनेस गोवा में भी है, मेरा बिजनेस बेंगलोर में भी है। मेरा बस बॉडी बिल्डिंग का काम है और मेरा पास में थ्रू आउट इंडिया मेरे पास कस्टमर है। मैक्सिमम बिजनेस मेरे पास में साउथ इंडिया का है और वहीं पर हम सेटल हो गए। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, प्रॉपर जयपुर से बिलोंग करते हैं और बेंगलोर जाने का, कर्नाटक जाने का, इसके पीछे क्या कोई कारण, क्या टर्निंग पॉइंट रहा तो आप वहाँ उस तरफ आपका रुख हुआ, कर्मस्थली आपने उसको चुना? मेरा एक फ्रेंड था बॉम्बे के अंदर, तो मेरी उससे थोड़ी जान पहचान थी। तो उसने मेरे को ये कहा था एक बार कि यार कभी हमको आपकी ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हो क्या। तो मैंने सोचा कभी इसको क्या मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, छोड़ दो। मैंने तो छोड़ दिया। बाद में उसने मेरे को एक बार फ़ोन किया कि आप गोवा जा सकते हो क्या। उस वक्त गोवा के अंदर थोड़ा सा एक कोंकणी और मराठी लैंग्वेज का एक इशू चला हुआ था उस समय के अंदर। उसी दौरान उनका फ़ोन आया था। मैं बोला यार गोवा के अंदर बहुत सारा ये क्राइसिस चल रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहता। वो सारा काम शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाकर के मैंने एक फैक्ट्री में बतौर वर्क्स मैनेजर की मैंने वहाँ पर नौकरी। तो निश्चित रूप से आपको भाषा में तो काफ़ी तकलीफ आई होगी। नहीं, भाषा की गोवा में और महाराष्ट्र में तो क्या है कि भाषा की कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि वो दोनों भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि से संबंधित हैं। हमारी हिंदी देवनागरी है, तो मराठी भी देवनागरी है और कोंकणी भी देवनागरी लिपि से ही है। तो कुछ ज़्यादा थोड़ा उसका बोलने का, चलने का ये थोड़ा सा टोन अलग हो जाता है, बाकी तो लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। मराठी से थोड़ी मिलती जुलती है, मगर है थोड़ी मराठी से डिफरेंट। तो लैंग्वेज की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरा क्या था, वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो लोकल लैंग्वेज तो थोड़ा फिर भी कम बोलते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं आपस के अंदर। सर, मेरे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं पा रहा कि कर्मस्थली आपने गोवा को चुना, कर्नाटक को चुना, बंगलोर को चुना और सेवा के लिए, क्योंकि मैंने जैसा अनुभव किया है कि राजस्थान में आपका ज़्यादा झुकाव रहा है। इसके पीछे कारण? इसके पीछे मेरा कारण यही था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने मातृभूमि, जन्मभूमि से मैं कट जाऊं। और हालांकि ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं मेरे पूरे परिवार को वहां शिफ्ट कर देता, मगर मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया कि मेरा परिवार, मेरे पारिवारिक के लोग, जैसे हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, तो पूरा परिवार यहाँ रहता है। हमारे भाई साहब यहाँ रहते हैं, हमारे चाचा जी यहाँ रहते हैं, हमारे ताऊ जी यहाँ रहते हैं, हमारा पूरा बड़ा लंबा परिवार है हमारा। तो वो यहाँ रहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनसे कट के और वहाँ जा करके सेटल हो जाऊँ। दूसरा बात है कि हमारे सारे रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार सब यहीं पर रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं कभी साल में 2 साल में आकर के उनको मुंह दिखाऊं और फिर साल 2 साल बाद में कभी उनको मेरी याद आए। और तो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मेरा एक ही कारण था कि मैं जयपुर से जुड़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं महीने में 2 बार तो मैं जयपुर जरूर आता हूँ। और मेरे जो मिलने वाले थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे यार दोस्त थे, वो सभी लोगों के साथ में मैं घुल मिल करके रहना पसंद करता था। बिजनेस वहाँ पर है, पैसा कमाना आप कहीं भी जाके कमा सकते हैं। बड़ी अच्छी सोच थी सर। मैंने तो आपको सिर्फ पहले नाम जरूर सुना था गोवा में, लेकिन जब अचानक आपको यहाँ विश्वकर्मा शोभा यात्रा के संयोजक बनाया, कमेटी बनाई और जो कार्यक्रम देखा, जो आपकी कार्य करने की शैली जो देखी, जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, तो निश्चित रूप से क्या आपको विश्वास था कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष
भी इस कार्यक्रम से थोड़ा सा हाथ खींच रहा था और आपने उस हाथ को पकड़ के और आगे अपना हाथ बढ़ाया, तो इसके पीछे क्या आपको विश्वास था? इसके थोड़ी सी एक विस्तृत जानकारी मैं दे दूं आपको। मैं अहमदाबाद गया था महासभा की कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर, जब हमारे कैलाश जी बरनेला जी राष्ट्रीय प्रधान थे। उस वक्त जयंती भाई शास्त्री जी को एक शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर एक प्रवचन के लिए वहाँ बुलाया गया था। उनका प्रवचन सुनने के बाद में मेरे को दिल के अंदर ये एक इच्छा हो गई कि क्यों ना मैं जयपुर के अंदर ये कथा करवाऊँ। मैंने जयपुर को इसलिए चुना क्योंकि मेरे लोग तो सब जयपुर में रहते हैं। यदि मैं चाहता तो मैं कर्नाटक में भी करा सकता था या और कहीं भी करा सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि भाई चलो हमको एक जयपुर में करवाना चाहिए। उसके लिए बीसी शर्मा जी और सबसे पहले मेरी जो बात हुई बीसी शर्मा जी उस मीटिंग में थे और एक डॉक्टर अशोक, ये दो लोगों को मैंने ये काम दिया। भाई दिया नहीं, मैंने उनको ये बताया कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है और इसके लिए मैंने एक अमाउंट भी उनको बता दिया था कि ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें। फिर मैंने आरपी शर्मा जी जो हमारे विश्वकर्मा टुडे वाले हैं उनको मैंने कहा आप एक जयपुर के अंदर मीटिंग ले लो। मेरी ऑप्शंस के अंदर उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पर रखी थी विश्वकर्मा मंदिर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। वो किसी कारण से वो मीटिंग सक्सेस नहीं हो गई। फिर वो सब पूरा ठंडे बस्ते के अंदर चला गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जब लखन जी बने तब उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये काम कर लो, तो मैंने उनको ये कहा मैं महासभा या प्रदेश सभा के बैनर के नीचे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो इंटेंस है, जो मेरी जो इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि जागीर समाज पूरा इसके साथ में जुड़े। क्योंकि समाज में इस तरह का एक ये रहता है कि भाई ये उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये स्थिति हो जाए कि हम कथा तो लखन जी करवा रहे हैं, हम क्यों आए, कथा तो रविशंकर जी करवा रहे हैं, हम क्यों आए। तो मैं उस विवाद से बचने के लिए मैंने ये क्लियरली मैसेज दे दिया था प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को कि मैं महासभा और प्रदेश सभा के बैनर के नीचे ये काम नहीं करूंगा। आपने देखा होगा मैंने उसका कार्ड भी जो इन्विटेशन कार्ड बनवाया था उस पर मैंने कहीं भी महासभा का नाम कहीं नहीं लिखा उसके अंदर, और मैंने महासभा की प्रदेश सभा की कार्यकारिणी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। हाँ, मगर मैं जरूर अपने दिल से कहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का मेरे को एक सहयोग जरूर मिला, क्योंकि देखो जब तक समाज साथ में नहीं होगा कोई भी काम संपूर्ण नहीं कर सकते। और मैं आज भी जयपुर के जांगड़ समाज को उस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम को अपना काम समझ करके भगवान विश्वकर्मा जी की कथा को संपूर्ण करवाया। हालांकि ठीक है उसका श्रेय किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, मगर मैं अपनी तरफ से ये श्रेय पूरे जांगड़ समाज को देता हूँ। अच्छा सर, देखा है कि उद्योगपति उद्योग में, लेकिन सामाजिक सेवा में आपका झुकाव जिस तरह हम देख रहे हैं, तो अक्सर देखा उद्योगपति सामाजिक संगठनों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं। तो आपके पीछे क्या कारण रहा कि आपको ये सामाजिक सेवा की तरफ मुड़ना पड़ा, आपको झुकाव हुआ सामाजिक सेवा की तरफ आए? इसके पीछे क्या ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात आप बताएं कि जिसके वजह से आपको सामाजिक अपने महासभा से जुड़ना या महासभा पद मतलब नेतृत्व करना, इस तरह का आपके विचार आए मन में कोई बात? मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ हमारे जांगड़ समाज के लोगों से मिलता हूँ। मेरे को कहीं भी ये मालूम पड़ जाता है कि एक जांगड़ है, मैं उसको जाकर के मिलता हूँ, पहले उससे पूछता हूँ आप कहाँ से हो। पहले ये कहता है कि हम तो यहीं के हैं। अरे भाई यहीं पर जांगड़ नहीं होते हैं, आप कहाँ से हो ये बता दो। बोला हम राजस्थान से। भाई राजस्थान में कहाँ से हो? सब राजस्थान के उस डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। कितने साल से रह रहे हो? 40 साल हो गए हमें रहते हुए। आपका गांव के साथ में क्या लिंक है अभी? नहीं साहब, कभी कभार जाते हैं हम तो। मगर उस जो ये था उसको तोड़ने के लिए मेरे दिमाग के अंदर एक ही बात आई, अगर हमको हमारे समाज से जुड़ना है या हमारे समाज को एकत्रित करना है और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं लोगों के साथ पास में, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन और बढ़िया प्लेटफॉर्म था तो अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा थी। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की सदस्यता यदि मेरे को किसी ने दिलवाई तो वो थे हनुमान ट्यूबवेल वाले हनुमान प्रसाद जी जांगड़, क्योंकि उनके ही प्रेरणा से मैं महासभा का मेंबर बना था। फिर मैं गोवा में था,
गोवा में मेरी मेंबरशिप नंबर थी। फिर कैलाश जी महासभा के प्रधान बने, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप भी प्लेटिनम मेंबर बन जाओ। मैं बोला ठीक है। उन्होंने कहा कि एक्स अमाउंट है उसका आप दे दो, मैंने वो अमाउंट दे दिया, उन्होंने मेरे को प्लेटिनम मेंबर किया। हाँ, कैलाश जी ने समय समय पर देखो साउथ इंडिया के अंदर महासभा को यदि जीवित किसी ने किया है तो वो कैलाश जी बंडेला है। साउथ इंडिया के अंदर महासभा को जीवित करने वाले कैलाश जी बंडेला है, नहीं तो साउथ इंडिया में महासभा को कोई नहीं जानता था। अच्छा, इसमें जैसे आपको सामाजिक जिम्मेदारी दी, गोवा में गोवा प्रदेश अध्यक्ष आप रहे 2 बार। नहीं, तो, गोवा प्रदेश अध्यक्ष मैं नहीं रहा। अच्छा, गोवा प्रदेश प्रभारी रहा। प्रभारी रहे। हाँ, गोवा प्रदेश प्रभारी रहा। फिर मैं बेंगलोर चला गया। तो जब पहला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया कैलाश जी के द्वारा, तो भंवरलाल घुघरिया को किया गया। तो वहां पर हमने 2015 के अंदर प्रदेश का महासभा की कार्यकारिणी की मीटिंग रखवाई थी विश्वकर्मा जयंती के दिन। तो उसके अंदर क्या भंवरलाल घुघरिया ने यह कहा कि मेरे पास में मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ, आप मेरे को इस प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुझे मुक्त करो और आप किसी और को ये जिम्मेदारी दे दो। तो कैलाश जी ने कहा जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रदेश अध्यक्ष पद में रहना है। सबने आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई गिरधारी लाल जी इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, तो हम गिरधारी लाल जी को बनवा देते हैं। और मैं उसके लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैं मेरे काम में इतना बिजी था कि देखिए ये समाज सेवा है, इसके लिए आपके पास में भरपूर टाइम होना चाहिए। तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने क्लियरली मना कर दिया था। भंवरलाल जी घुघरिया को दूसरे दिन फॉर्म भरने थे। भंवरलाल जी घुघरिया को मैंने फोन किया, आप कहाँ पर हो? बोला मैं दुबई में हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उनसे कि भाई आप दुबई में हो, कल फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो बोला हमको क्या फॉर्म भरना है, हमने तो एक नाम हमने निश्चित करके रखा हुआ है और हमको तो उसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। मैं बोला ठीक है। मैं वहां पर 1:30 बजे पहुंचा। चुनाव अधिकारी सीताराम जी जज और विद्यासागर जी वहां पर मौजूद थे। रामपाल जी भी वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर मुझे निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष में बन गया। दूसरी बार फिर आया तो मैंने फिर यही कहा, भाई मैं फिर से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल ये समाज सेवा कर ली, अब ये समाज सेवा का मौका किसी और को मिलना चाहिए। तो उन सब लोगों ने बैठ करके सर्वसम्मति से फैसला किया कि भाई आपको संविधान के तहत आपको 1 टर्म और मिल सकता है, ये दूसरा टर्म भी आप ही ले लो, फिर हम तीसरी बार किसी और को देखेंगे। सर, आपका हमने देखा कि इसी दरमियान काफी ये 10-15 साल के बीच में आज आपकी गिनती जो है महासभा के नामचीन लोगों में गिनती होती है, और बड़ी अच्छी बात है। इसके पीछे निश्चित रूप से आपकी मेहनत, लगन, त्याग, परिश्रम है ना, ये तो है ही है। इसके अलावा आर्थिक भी सहयोग भी होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब होता तभी आदमी सक्सेस होता है। अच्छा, अभी सर कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि निकट अब हम अपन महासभा के मुद्दे पे बात करते हैं कि महासभा में अब वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है कि थोड़ा सा पीछे चलेंगे नेमीचंद जी, सूर्य के नेमीचंद जी के, तो शायद निश्चित रूप से आप बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि तब में और अब में कितना अंतर है। नेमीचंद जी के टाइम पे समाज की क्या स्थिति थी और नेमीचंद जी के 100 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, और इस पे हम कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है महासभा को, थोड़ा अपना विचार बताएं। मैं वहाँ पर 17 जुलाई को गांधीधाम गया था। सभी लोग गए थे, सबने अपने अपने विचार रखे, मगर मेरा विचार ये था कि यदि ये समाज जो 2 भागों में बटा हुआ है और नेमीचंद जी के स्वर्गवास के उपरांत यदि ये समाज एक जगह बैठ जाता है, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि नेमीचंद जी को कोई दूसरी नहीं होगी। सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बात ठीक है, होना भी यही चाहिए। मगर पता नहीं कहाँ हम लोगों से कहाँ गलती हो जाती है, अब हम उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाते हैं जो हम एक सोच करके चलते हैं। मेरा आज भी ये मत है, आज भी मेरा ये मत है कि जो महासभा का मुंडका भवन है वो किसी एक के नाम पर नहीं जाना जाए, पूरे समाज के नाम पर जाना जाए। इसको जब सेलिब्रेशन का टाइम आए, हालांकि उनका पार्टली सेलिब्रेशन हो चुका है, मगर यदि उसका पूर्ण सेलिब्रेशन
होना होगा, तो मेरी इच्छा, व्यक्तिगत तौर पर मेरी ये इच्छा रहेगी कि पूरा समाज उसको सेलिब्रेट करे। किसी गुट के तहत ये सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी सोच कि इसका ये लोगों को श्रेय जा रहा है या उन लोगों को श्रेय जा रहा है, पैसा समाज का लगा हुआ है। हो सकता है वो मेरे ग्रुप के भी होंगे, पता नहीं किसी और के ग्रुप के भी होंगे, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा समाज उसको सेलिब्रेट करे, तो ही हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे, लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। अदरवाइज हम कितने प्रधान बना लेंगे, कितने प्रधान आएंगे, कितने प्रधान चले जाएंगे, मगर ये जो खाई पैदा हुई है ना, इसको पाटने का बंदोबस्त होना चाहिए। अब इस खाई को किस तरह पाटा जाए, आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं। इस खाई को पाटने के लिए तो हम कम से कम भी दो बातें हैं। देखो मैं बात बताऊं, मैं किसी एक तरफ लोगों को नहीं, खाई तो दोनों तरफ से पाटी जाती है ना। हाँ। एक तरफ ही तो अभी जैसे नेमीचंद जी का स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास होने के बाद में या तो वो लोग पूर्व प्रधानों से संपर्क करते, जो कार्यकारिणी में बचे हुए लोग थे, वो पूर्व प्रधानों से संपर्क करते कि भाई अब ये स्थिति बन गई है, हमको इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। या फिर पूर्व प्रधानों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो वर्तमान कार्यकारिणी के साथ में संपर्क करते कि भाई ये ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है, अब आपको आगे किस तरह से चलना है, इसका क्या रास्ता है, हम कहाँ एक जगह बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। तो ये इस तरह का एक प्रयास सामूहिक रूप से वो प्रयास होता तो वो सफल होता। यदि कोई भी प्रयास सामूहिक रूप से नहीं होता है, वो प्रयास कभी भी सफल नहीं होता है। क्योंकि इसका ताजा उदाहरण जो श्री गोपाल जी चौहान ने उनके घर पे एक मीटिंग बुलाई थी, तो वो प्रयास वहां पे खत्म हो गया। तो जब तक ये दोनों आपस में एक जगह नहीं बैठ सकते थे, तब तक ये नहीं हो सकता था। सर, इन दिनों एक चर्चा चल रही है कि समाज को वापस एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें आपका भी अहम रोल बताया जा रहा है, कैलाश बरनेला का भी अहम रोल बताया जा रहा है, रविशंकर जी का भी अहम रोल बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ और निकल के आ रहा है। तो इसको हम कैसे, आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे आपने दो महानुभावों के नाम गिनाए मुझे, कि भाई वो भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं। हाँ, अपन सामने वाली गुटी की बात करें, जैसे अपन गुटी के हैं आजकल, वैसे जैसे अनिल एस है महामंत्री प्रदेश सभा, वो लोग भी चाहते हैं, है ना। तो अपन इस पे ये जो उतार चढ़ाव, ये जो घटना चक्र घूम रहा है, बड़े तेजी से घूम रहा है, हर एक दिन दो दिन में फिर अपना अलग रूप दिखाता है, तो इसको देख करके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, भले अपने गुट में हो या दूसरे गुट में हो, हम अपने लोगों को शंका की दृष्टि से देखेंगे तो भी जायज नहीं है, वो लोग अपने लोगों को शंका की दृष्टि से देखेंगे तो भी जायज नहीं है, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखेंगे तो भी ये बात बनने वाली नहीं है। आपको कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, हाँ ये आदमी सही कह रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा कुछ अमल किया जाए। हो सकता है हम उस सीढ़ी बाई सीढ़ी हम आगे बढ़े, हम जंप मार करके नहीं जा सकते, जंप मार के जाएंगे तो हमारा पैर भी टूट सकता है। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, आज की परिस्थिति में मुश्किल काम लग रहा है। अभी जैसे घटना चक्कर जिस तरह तेजी घूम रहे, तो हमने ये महसूस किया, समाज ने, जैसे मेरी काफी लोगों से चर्चा होती है, तो हम एक दूसरे को के सामने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं सामने। तो क्या ये इस तरह के माहौल से क्या एकजुटता लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती। ये तो मैंने आपको शुरू में कह दिया। अगर आपको कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास स्थापित करना होगा। यदि एक दूसरे के बीच में विश्वास स्थापित नहीं होता, घर में भी आप देख लो, बाप बेटे के बीच में विश्वास होगा तो ही वो परिवार चलेगा, सास बहू के बीच में विश्वास होगा तो ही चलेगा, पड़ोसी के साथ में आपका विश्वास होगा तो ही आप अच्छे पड़ोसी कहला सकते हैं, वो दूसरा भी अच्छा पड़ोसी कहला सकता है, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है आज की तारीख। नहीं, जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी के यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप वहाँ मौजूद थे, क्या थोड़ा बताएंगे आप? मैं थोड़ा सा इस मामले में मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। मैं पहला व्यक्ति था रामपाल जी के सपोर्ट में आने के लिए।
क्योंकि वो कर्नाटक से बेंगलोर बिलोंग करते थे, बेंगलोर से बिलोंग करते थे, मैं कर्नाटक से, और हम सब ने साउथ इंडिया के 4 स्टेट वालों ने आपस में बातचीत करके ये तय किया था कि ये पहला मौका है साउथ इंडिया से कोई महासभा का प्रधान बनने जा रहा है। भवन रामपाल जी के ऑफिस के ऊपर छत में टेरेस के ऊपर ये मीटिंग हुई थी जिसमें रामपाल जी, मैं और मोहन लाल जी थे। ये तय हुआ था कि हम तीनों में से कोई भी महासभा के लिए जाएगा, बाकी के 2 आदमी उसका सपोर्ट करेंगे, भले कोई भी जाए, गिरधारी जी जाए, रामपाल जी जाए या ये मोहन लाल जी जाए। ये सब बात होने के बाद में हमने उसके ऊपर मोहर लगा दी थी, भाई मेरा 1-1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, हम चाहते हैं रामपाल जी को हम महासभा के प्रधान पद के लिए प्रोजेक्ट कर दें। और ये सब बात उसमें तय हो गई। सब कुछ तय होने की तरफ देखा तो उसमें ये तय हुआ कि हम रामपाल जी को प्रोजेक्ट कर देंगे, मतलब जिसमें सभी लोगों की सहमति थी, हमारे लोगों जो हमारे ग्रुप। और मैं आज की तारीख में ये नहीं कह सकता मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ तो आप मान के चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी कैलाश जी बनेला के साथ में है। कैलाश जी बनेला के ग्रुप से है, रविशंकर जी के ग्रुप से है, रविशंकर जी के साथ में है मेरी अकाउंटेबिलिटी। तो सब ने ये मिल करके ये फैसला किया। कहीं ना कहीं एन कैन प्रकार आप ये मान के चलिए, मेरी तरफ से समझिए या किसी और की तरफ से समझिए, ये एक पहल की गई थी अगर भाई हम दूसरे ग्रुप को भी तैयार कर लें इस काम के लिए कि वो रामपाल जी के नाम पर सहमत हो जाए। और हम उसमें बहुत कहीं कामयाब भी हो गए थे, मगर कहीं ना कहीं घटनाक्रम इस तरह से घूमा कि उन लोगों ने उसके ऊपर प्रशिक्षण लगा दिया कि हम रामपाल जी को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं है। ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता हूँ। हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, आपको आप व्यक्तिगत कभी अकेले में मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको सारी बात बता दूंगा। तो वो सब बात होने के बाद में अनिल है, शेर सिंह और जांगड़ा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और 2-3 लोग मिलके वहाँ रामचंद्र जांगड़ा जी के घर गए थे। वहाँ किसी को एक इन्विटेशन देना था अपने कोई छात्रावास का। वहाँ जाकर के रामचंद्र जांगड़ा जी ने अनिल और शेर सिंह से कहा कि यार ये क्या समाज के अंदर ऐसा चुनाव लगा रखा है, सब मिल करके किसी एक जो भी कुछ कोई बनेगा समाज का ही बनेगा, समाज के बाहर का तो कोई बनेगा नहीं, तो आप किसी एक आदमी के नाम पर सहमति दे दो। तो साहब उन्होंने ये कहा अनिल ने उनके सामने कि ये मैं रामचंद्र जी की बताई हुई बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे कैंडिडेट, हमने सत्यनारायण जी को प्रोजेक्ट किया पुतले वालों को, और उनकी तरफ से रामपाल जी हैं, हम हमारे कैंडिडेट को बिठा लेंगे, आप उनको तैयार कीजिए कि वो रामपाल जी को बिठा दें। तो रामचंद्र जी ने ये कहा फिर ऑप्शन क्या तीसरा, बोला तीसरा ऑप्शन या तो आप बता दो या फिर वो बता दें जिनके ऊपर हम सहमत हो जाएं और वो भी सहमत हो जाएं, बोला आप ही बता दो। तो हम हमारी तरफ से गिरधारी लाल जी का नाम प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि गिरधारी लाल जी कैलाश जी का आदमी है। रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा नहीं, रामचंद्र जी ने अनिल ने कहा, अनिल ने कहा कि गिरधारी जी के नाम को हम सहमति देते हैं, क्योंकि गिरधारी लाल जी कैलाश जी बंडेला का आदमी, उसी के ग्रुप का आदमी है और हमको उनके नाम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो रामचंद्र जी ने उनको ये कहा भाई मेरे को गिरधारी जी से बात करनी है। शेर सिंह ने भी फोन लगाया तो मेरा एक फोन बिजी चल रहा था, इसलिए उनसे बात नहीं हुई। फिर अनिल जी के फोन से मेरी रामचंद्र जांगड़ा जी ने बात करी। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये इस तरह की बात चल रही है। तो मैंने उनको कहा सर मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं रामपाल जी का सपोर्टर हूँ और मैंने रामपाल जी को कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया हुआ है और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आपको इस मामले में बात करनी है तो आप या तो रामपाल जी से करिए, नहीं तो आप कैलाश बंडेला जी से बात करिए। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि उसके बाद में जो एकदम समाज में रिएक्शन हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे ग्रुप्स में हम देख रहे हैं कि समाज में कई तरह बातें आई कि ये लोग इतने ही लोग 60,000 लोगों का नेतृत्व का निर्णय ये लोग करने वाले कौन होते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो मैं भी नहीं बता सकता। उसके अगर दोनों तरफ से बात देखी जाए तो द्वैर्थ निकलते हैं, है ना। तो इसमें जैसे रामपाल जी कैंडिडेट थे, उधर पुतली वाले सत्यनारायण जी कैंडिडेट थे, और अब फिर वो बात आकर के आप पे सहमति, तो अब यूँ सुन रहे हैं जिस तरह से माहौल हो रहा है कि वापस वो लोग कैंडिडेट के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे लेके जाऊंगा।
जब वहाँ पर ये बात हो गई, उसके बाद में रामचंद्र जांगड़ा जी ने कैलाश जी बनेला से बात करी। कैलाश जी बनेला जी ने मेरे से बात करी कि आप इस काम के लिए तैयार हो जाओ। यदि ये समाज एक जगह बैठ जाता है आपके नाम पर, एक छत के नीचे ये समाज बैठ सकता है आपके नाम पर, तो आपको इसके लिए हामी भर देनी चाहिए। मैंने कहा बनेला जी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, आप मेरे बजाय किसी दूसरे तीसरे चौथे आदमी के नाम पर आप सहमति बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके अंदर आपको 3-4 लोगों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। जिसमें से मैंने उनको नाम भी गिनाए। सर्वप्रथम रामपाल जी, नंबर 2 पे प्रभुदयाल जी बनेला, तीसरे नंबर पर रविशंकर जी, चौथे नंबर पर संजय जी, श्री गोपाल जी चौयल और सुशील कुमार जी। इन लोगों के मैंने उनको नाम गिनाए, और लादूराम जी दिल्ली। इन लोगों से आप इस काम के लिए सहमति ले लीजिए, बाद में आप किसी से भी बनाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं बनना चाहता हूँ। और ये बात मैंने कई मरतबा रविशंकर जी को भी दोहराई है, मैंने कई मरतबा कैलाश जी बनेला को भी दोहराई है। ये कई बार मैंने ये बात कैलाश प्रभु बनेला को भी दोहराई है कि मैं किसी तरह से रेस में नहीं हूँ। नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में जैसे उस दिन तय हो गया कि निर्विरोध आप पे सहमति बन गई, लेकिन उधर अब हम देख रहे हैं कि पोस्टर जारी सत्यनारायण जी के हो रहे हैं, पोस्टर जारी रामपाल जी के हो रहे हैं, लोग लोगमी कर रहे हैं, उधर से भी लोगिंग होती, तो इस स्थिति में अब आप क्या करोगे? नहीं अभी देखो, मैं आपको बात बता दूं कि वहाँ पर हम दिल्ली से निकले, मैं रविशंकर जी और सुशील जी एक गाड़ी में थे, होटल में आए, वहाँ हमने चाय पी, फिर वहाँ से मेरे को गाड़ी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चली गई। तब तक ये कुछ नहीं था। जब भी मैं बेंगलोर जाकर के मैंने फ़ोन चालू किया, तब जाकर के मुझे ये सब मालूम पड़ा ग्रुप में क्या क्या आ रहा है। एक सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई, जिस किसी ने भी की है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने की है या उसने की है, मगर जिस किसी ने भी ये गलती करी है, जो ग्रुप के अंदर पोस्ट डाली गई, पहली बात तो ये है कि मैं इतने सालों से महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग महासभा से जुड़े हुए हैं, कोई कम महासभा के संविधान को पहचानता है, कुछ पूरी तरह से पहचानता है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुपों में डाला गया वो टोटली गलत था। क्योंकि किसी को भी 2, 5, 10, 20, 50, 100 आदमियों को ये अधिकार नहीं है कि प्रोसेस पूरा करने से पहले यदि आप किसी को प्रधान का पद का दावेदार या निर्विरोध प्रधान के रूप में आप प्रोजेक्ट कर दें, तो इसका मतलब ये माने कि कोई खामी रही, वो बिल्कुल 100% वो खामी रही, खामी की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बात बता दूं, वहां पर जो बात हुई थी वो सिर्फ इतनी हुई थी कि वहां जाकर के बैठने के बाद में रामपाल जी सबसे पहले खड़े हुए, उन्होंने ये कहा कि भाई समाज यदि एक जगह बैठता है और समाज इसमें कोई बात होती है तो मैं मेरी दावेदारी वापस लेता हूँ। फिर सत्यनारायण जी खड़े हुए, सत्यनारायण जी ने सबसे पहले ये क्वेश्चन रखा, साहब आप ये कर तो रहे हो मगर आप पहले ऑब्जर्वर का वो वापस कराओ। तो सब लोगों ने, अनिल एस ने, खास तौर से अनिल एस और यादराम जी ने सत्यनारायण जी को टोका कि ये सारा काम बाद में होगा, पहले हमारा फैसला हो जाएगा, उसके बाद में हम सब मिलकर लिख के उनको ऑब्जर्वर को देंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, अब हमारा सहमति हो गई है, अब हमको अब आपकी जरूरत नहीं है। फिर सत्यनारायण जी मान गए। सत्यनारायण जी ने कहा कि हाँ मैं अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ यदि समाज एक जगह पर बैठ जाता है तो। पर ये तो मैंने बीच में उनको ये भी कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इन दोनों कैंडिडेटों में आपस में सहमति हो जाती है तो आप यहीं पर किसी एक को प्रधान और एक को प्रधान के लिए आप अभी से प्रोजेक्ट कर दो। जब प्रोसेस यदि फॉर्म भरने का या चुनाव में जाते हैं या नहीं जाते हैं वो एक बात की बात हो जाएगी। तो वहां पर सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं इस तरह से नहीं होगा, हम उन्हें आपको प्रधान के ऊपर, दोनों ने आपस में मिलकर के सहमति जताई है कि हम आपको प्रधान के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये सिर्फ प्रोजेक्ट करने वाली बात थी, वहां पर ऐसा थोड़ी था भाई ये तो उसको निर्विरोध प्रधान बना भी दिया। और उसको निर्विरोध प्रधान बनने का मतलब ये होता है कि वहां पर हैंड टू हैंड शपथ भी होती है और वो शपथ का काम होता है, वो उनके चुनाव अधिकारी का काम होता है। नहीं, मैंने जैसे मैंने सुना है कि वहाँ जो लोग थे वही लोग उसी समय विरोधी स्वर में बात करने लगे थे, क्या ये सही है? नहीं, वहाँ पर किसी ने विरोध नहीं किया और सिर्फ जहाँ तक मैं जानता हूँ विरोधी स्वर तो नहीं थे, मगर एक नाराजगी जरूर फूल कुमार जी और सुरेंद्र वत्स और
अपना देवमणि जी की तरफ से थोड़ी सी नाराजगी जरूर व्यक्त की गई थी कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा नाराज दिखे उस एपिसोड से, वो लोग नाराज थे, ये तो 100% बात है जी। तो अब क्या आप दावेदारी कर रहे हैं निर्विरोध के रूप में? अभी क्योंकि मुझे जिस तरह से ग्रुपों में जो चला, समाज में जो लहर चल रही है, वो तो चुनावी मूड में है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, मेरी कभी भी मेरे को प्रधान बनने की मेरी लालसा नहीं थी। यदि मुझे प्रधान बनने की लालसा होती तो कैलाश जी बर्नेला को मैं बोलता, और कैलाश जी बर्नेला मेरा नाम नहीं आगे करते तो मैं स्वतंत्र था, मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करता, मगर मेरी प्रधान बनने की बिल्कुल भी लालसा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि खाली कैलाश जी, रामपाल जी ने कई मरतबा मेरे से कहा है आप मुझे इस काम में मत धकेलो, मतलब एक बार नहीं कई मरतबा रामपाल जी ने मुझे ये कहा कि आप मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो, और मैं उनको ये कहता रहा कि मैं आपको तकलीफ से बाहर निकालूं और मैं तकलीफ में पड़ जाऊं तो ये आपको कहां से अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा अभी तो जो बिजनेस है, मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है बिजनेस को, तो अभी मैं तो कम से कम 3 साल 4 साल तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा, अब जैसे सपोज करो आप निर्विरोध हैं और अब कोई फार्म कोई भरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? जो फार्म भर रहा है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी टीम की है, आप लोगों को जिन लोगों ने आप पे जो जिम्मेदारी डाली है उन लोगों की भी है क्या? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब होने के बाद में जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चला है और जो लोगों की इज्जत उछाली गई है, लोगों की टोपी उछाली गई है, और उससे मैं बहुत आहत हूँ। क्योंकि मैं इस तरीके का आदमी भी नहीं हूँ कि मैं किसी काम को करूं और उसको पछताऊं। जो मैंने काम किया मैं उसके लिए पछताता नहीं हूं, मगर जिन लोगों ने ये काम किया, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये जो आया छिटाकशी हुई, उसको रोकने की किसी ने कोशिश नहीं। इसमें एक कारण वो और भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों का अपना दर्द भी हो सकता है। भाई आप ये मत मानो कि गिरधारी लाल जी के विरोधी से नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जो आम कार्यकर्ता की सहमति नहीं ली गई तो वो रोष भी तो हो सकता है, उसका भी की भावना या उसका भी जो आपको झेलना पड़े, आम कार्यकर्ता है। क्योंकि हमने ये सुना कि भाई 60,000 70,000 लोग कार्यकर्ता समाज के महासभा के मेंबर्स हैं, 21 लोग या 25 लोग ही कौन होते हैं निर्णय करने वाले। तो हो सकता है कि वो अपने अधिकार के लिए उस बात का विरोध कर रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं। कि इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि जो इसको प्रस्तुत किया गया ना, जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, वो उसका प्रस्तुतीकरण ही गलत हो गया। क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बात बनी थी कि भाई हम दोनों कैंडिडेट ने मेरे नाम पर सहमति दी थी, ना उन्होंने मुझे प्रधान बनाया था, ना कोई प्रधान बनाने का किसी के पास में, जो वहां पर मौजूद थे उस हॉल के अंदर, किसी के पास में ये पावर नहीं था कि वो मुझे प्रधान बना करके घोषित करके मेरे को शपथ दिला दे। किसी के पास में ये पावर नहीं था। तो मगर वो जो प्रोजेक्ट किया गया ना, जिससे इसका प्रस्तुतिकरण हुआ, वो एक गलत तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हो गया, जिसका खामियाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा रामपाल जी को भी भुगतना पड़ा है। हाँ। रामपाल जी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रामपाल जी का नाम प्रोजेक्ट हो गया था, वो चुनाव प्रचार में उतर चुके थे, उन्होंने पैसा भी खर्चा कर दिया था। तो ये जो आदमी एक बार रेस के लिए उसका नाम लग जाता है और फिर बाद में आप उसका कमीज पकड़ के पीछे खींचेंगे तो उस आदमी के दिल पर क्या गुजरेगी। और ये मैं सब शुरू से कहता आ रहा था। ये तो अब वर्तमान पे इन व्यवस्था पे, इन माहौल पे कैसे अंकुश लग सकता है? अब इस पर अंकुश लगाना तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर बैठ के ये एपिसोड तैयार किया था। नहीं तो वो लोग तो वही लोग इस पे अंकुश लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं अंकुश लगने का। वो लोग तो ऐसे मान लो, उन लोगों ने तो ऐसे कह दिया कि ठीक है हमने आपको निर्विरोध बना दिया है ना। अब जो भी कोई खड़ा होता, जो 1 2 5 कैंडिडेट, चाहे रामपाल जी हो चाहे सत्यनारायण जी हो, तो वो तो सपोज कर वो कहते हैं गिरधारी लाल जी आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को बैठाने। तो क्या इसको आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी बैठाने की है, उसमें कोई आदमी बैठा नहीं सकता किसी को, और उसे रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट ही तो आके आप ये काम करिए साहब, ये आदमी है
और वो किसी एक आदमी से नहीं हो सकता। वहां पर जो मौजूद रहेंगे वो आपस में लोग उनको समझाएंगे कि भाई आप, यदि समाज को इस खर्चे से बचाया जा सकता है, आपसी द्वेषता से बचाया जा सकता है, यदि हम वापस उसी ए और बी ग्रुप के अंदर बढ़ जाएंगे, तो यदि तो आपको ये अपना फार्म वापस ले लेना चाहिए किसी भी एक नाम पर। यदि मैं ये नहीं चाहता मेरे नाम पर बने, यदि उस वक्त कोई फार्म भरता है और रामपाल जी या सत्यनारायण जी भी फार्म भरते हैं, तो मेरे अलावा किसी तीसरे के नाम पर भी यदि वो सहमत हो जाते हैं, आई एम हैप्पी। सबसे पहला आदमी मैं हूंगा जिसके लिए खुशी जाहिर करूंगा। नहीं तो ये तो लग नहीं रहा ना कि वर्तमान में जो माहौल, जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, उसमें संभव नहीं हो रहा। नहीं, उसमें ये तो अगर संभव अगर होता तो गिरधर लाल जी का नाम सामने आ गया था, तो इन सारी बातों पे विराम लग जाना चाहिए था। नहीं, इन बातों पे विराम लग जाना चाहिए था। सबसे पहले तो ये मैं बात बताऊं कि रामपाल जी या तो अपने लोगों से बात करके नहीं गए, भाई ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 2-3 मीटिंग हमने आपस में भी की थी, और ये चर्चा जो चल रही थी, तो रामपाल जी को अपने लोगों के साथ में विचार विमर्श कर लेना चाहिए था। अगर भाई इस तरह का एपिसोड तैयार हो रहा है, ये इस तरह से आगे बात बढ़ रही है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। या तो ये हो कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना है। यदि वो उनसे पूछ करके नहीं आए थे, तो वहां पर वो मीटिंग के अंदर जब वो मौजूद थे, उनके सहमति से सारा काम हुआ था। उन्होंने, ठीक है, वो लिखना पढ़ने को तो मैं ज्यादा मैं तो नहीं देता हूँ, यदि वो तो एक पेपर का टुकड़ा है, उसको फाड़ के फेंका भी जा सकता है। तो ये होने के बाद में सबसे पहले जिम्मेदारी जो रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन हुआ रामपाल जी के लोगों की तरफ से। पहला रिएक्शन हुआ रामपाल जी के लोगों की तरफ से। तो रामपाल जी का ये कर्तव्य बनता था कि अपने लोगों से ये कहते हैं कि भाई आप ज्यादा उत्साहित मत हो, आप हताश भी मत हो। हम सब लोगों ने समाज हित को देखते हुए ये काम किया था, ये निर्णय लिया था, और उसमें मेरी ये सहमति थी कि हम दोनों बैठ जाते हैं और गिरधारी लाल जी को हम हमारा समर्थन देते हैं। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती थी। नंबर 2 दूसरी जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सत्यनारायण जी के ग्रुप से किसी आदमी का कोई कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आया। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट आए वो रामपाल जी की तरफ से आए। तो रामपाल जी यदि अपने लोगों को नहीं रोक पाए, तो कम से कम भी जो आदमी रामपाल जी के ग्रुप से या मेरे ग्रुप से जो वहां पर मौजूद थे, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी ये कि उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर दे। क्योंकि इस वक्त जैसे मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जो माहौल है, जो व्यवस्थाएं जो अपन देख रहे हैं कि सब कैंडिडेट अपने तो चुनाव, तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि 90% चुनाव होना तो लगभग निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मेरे पास में 2-3 ऑप्शन है। या तो मैं फार्म भरूं और एक सशक्त कैंडिडेट के रूप में वहां पर खड़ा रहूं, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं दोनों में से किसी एक कैंडिडेट का समर्थन करूं और उसके लिए चुनाव प्रचार करूं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं महासभा से संन्यास ले लूं और मैं मेरे घर बैठूं। जो मेरे से बन पड़ेगा वो समाज से तो मैं जुड़ा हुआ हूं ही। चौथा ऑप्शन ये भी तो है कि वो लोग आपको समर्थन कर दें। कौन? वो लोग जो 2 कैंडिडेट है, हाँ, वो लोग भी आपको समर्थन करते। चौथा ऑप्शन तो ये प्रधान, वो 2 कैंडिडेटों ने तो मेरा समर्थन किया ही था ना। हाँ, नहीं अब वर्तमान में जो अगर मान लो पुनः आ रहे हैं, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि उनको ये इसको संभालना था तो उस वक्त संभाल सकते थे, मगर उन्होंने संभालने की कोशिश ही नहीं की। तो आपके हिसाब से अब नहीं हो सकता? मुझे अगर वो प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, नहीं होगा। नहीं लग रहा, तो नहीं होगा भी नहीं वो जी। यदि अभी ये जो आप बात बता रहे हो ना, उस बात को मैं सिरे से नकारता हूँ कि ये अब बात वापस नहीं बन सकती है। यदि मैं फार्म भरता हूँ और दोनों कैंडिडेट भी फार्म भरते हैं और मेरे नाम पर सहमत होकर के अपना फॉर्म विड्रॉल करते हैं, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में संभव है। तो ये मान के चलो चुनाव तो निश्चित है, चुनाव निश्चित है। चुनाव निश्चित है तो आपकी अभी 3 कैंडिडेट हो जाएंगे उसमें, 3 क्या 5, 6, 7, 8 तो समाज है, कितने भी फार्म भरे जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मैं एक कैंडिडेट होगा, एक सत्यनारायण जी हो गए, एक रामपाल जी हो गए, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी एक के नाम पर सहमति होगी। और मैं तो यदि इस तरह का कोई माहौल क्रिएट किया जाता है कि हाँ हम
मुझे इच्छा नहीं है वो मेरे नाम पर बैठे या नहीं बैठे। आप तैयार हो? मैं उनके समर्थन में बैठने के लिए तैयार तैयार, हूं। यदि तैयार। मगर वो दोनों आपस में तय करेंगे, तय करें। हाँ, वो दोनों आपस में ये तय करें हाँ। कि हमारे में से कौन होगा, कौन होगा, तो मेरा समर्थन मतलब उसको है। आपकी तरफ से ऑप्शंस है? मेरा समर्थन उसको रहेगा। वो दोनों आपस में तय कर लेंगे। लेकिन अगर ये बताओ कि आपकी तरफ से आप इतना कर सकते हो तो क्या वो लोग क्यों नहीं कर सकते आपके ऊपर? नहीं, वो तो किया था ना, मगर नहीं, दोबारा भी तो प्रयास तो दोबारा हो सकते हैं। नहीं, अभी क्या है कि देखो, इज्जत आपको एक बार कमा सकते हो, बार बार नहीं कमा सकते हो। एक बार आपकी इज्जत चली गई तो कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस जरूर पहुंचती है, और वो ठेस मुझे भी पहुंची है। और मैंने जो पोस्ट आई हुई थी उनके मैंने सबके स्क्रीनशॉट मार के मैंने रखे हुए हैं। बहुत कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ मार्केट में, अभी ऐसा भी चल रहा था। देखो सब क्या है कि देखो, इन समाज को अगर हम संगठित करना चाहते हैं तो इन बातों को तो हमको भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि कई आपने भी देखा, हमने भी देखा, बर्नाला जी को पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, व्यक्तिगत पता नहीं बहुत कुछ कहा है ना, फिर भी वो आज उनको दबा के बैठे हैं और समाज के ब्याह पे। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो भी स्क्रीन शॉट है उनका आप अपने तक ही सीमित रखें। नहीं, मैं बात बताऊं आपको, मैं इस बात का मैं जवाब दे देता हूं आपको। हाँ। मैंने एक स्क्रीन शॉट मारा, मैंने कैलाश बर्नाला जी को भेजा। वो भेजने के बाद में मैंने नीचे लिखा, पढ़ो और एंजॉय करो। हाँ। मैंने कैलाश जी बर्नाला को नीचे लिख करके भेजा है हाँ। कि आप इसको पढ़ो और एंजॉय करो। हाँ। और मैं ये पढ़ रहा हूँ और एंजॉय कर रहा एंजॉय हूँ। कर रहा हूं। मगर मैंने सिर्फ वो दस्तावेजी तौर पर मैंने उसको बना के, कोई कल को ये नहीं कहे कि हाँ हमने नहीं कहा ऐसा या हमने ऐसा नहीं लिखा था। उसके बतौर मैं इनको सबको संभाल करके रखा हुआ है। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंस कोई गलत नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करूंगा या किसी कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में जाऊंगा तो इसको सार्वजनिक तौर पर मंच से बोलूंगा, ये करूंगा, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। नहीं तो जैसे अब आप लोगों की 6 महीने की मेहनत, इंदौर, दिल्ली, है ना, कर्नाटक, बेंगलोर, तो ये जो आपका इतना बड़ा होमवर्क रहा, इसका तो रिजल्ट जीरो है। आज की तारीख में जीरो है।